नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। किसी भी कहानी की आत्मा या फिर उसका सार कह लीजिए, कहानी के अंतिम भाग में ही होता है। अतः पूरी कहानी को समझकर उसका भरपूर आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनें और कमेंट करके बताएं कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती है, हंसती है, दौड़ती है, फूल पौधों से खेलती है, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित कर लेने वाली बात। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहां ठिठक जाते हैं, एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चल देते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए गुजर जाती हैं। बसंत और हासिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली? हासिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म न हो तो वेश्या कैसी? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए ही है। हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अक्सर अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई है। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों न लें। नीरे अहमक हो, बेगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएगी। और जो कहीं झिड़क दे? झिड़कने की कोई बात भी तो हो। उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल सी उठती है। यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप अब जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो तो उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे, जरा वहाँ चलते क्यों नहीं? तुम केवल खड़े रहना, पासा तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है,
कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी है। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किस तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो फिर चलो दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगेगी तो उसके पीछे चल लेंगे। मैं कहता हूँ वेश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही। दूसरा दृश्य। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, और दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, इकहरा शरीर, दोनों की दांतें टूटे पर नकली दांत लगाए हुए। दोनों की आंखों पर ऐनक है। मोटे महाशय वकील हैं और छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील: देखा यह 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर: जी हाँ, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वेश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं। नई आज़ादी का नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मगर आँख तो रुखसत नहीं हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आँख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने का जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्त में तो कहीं कोई सूरत ही नजर न आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वह है बूढ़े मर्द। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यही सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चल जाते। मैं तो आंख भर देख भी न सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप कुछ दिनों ओकासा का सेवन कीजिए ना। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बातें पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा जिम्मा। मगर भाई, हमारा भी हिस्सा रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊं। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों के लूटने का एक लटका निकाल रखा है उन्होंने। सच? अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। 100 मंकी ग्लैंड एक रमणी के बाहुपाश से ज़्यादा अच्छा। कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे।
यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केसों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसी औरतों से सलीका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण होता है। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसे से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधें तो क्या हो। मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है साहब। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दृश्य 4। दो देवियां, एक वृद्धा दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की माती युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलना चाहिए। मुझे तो कोई वेश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके समाज में स्त्री को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में ही हो। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरत में जो गौरवशीलता और सज्जलता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है। वह दिल से समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसीलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग रचाती है। जो बलवान हैं वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी न देना चाहती हैं? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू। इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर पर जाकर सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और निर्लज टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई होगी। मीनू युवती के पास जाकर हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कुछ होश ही न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मालूम होता है गिर पड़ूंगी।
बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी? हाँ, वे मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी इधर ही से गए हैं? सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ ना। तो क्या आप उनके लड़के बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंत लाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा नहीं ना। तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। बसंत लाल भी वहीं खड़े हैं, उन्हें बुला लूं क्या? जी नहीं, किसी को ना बुलाइए। तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। जी, बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूँगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। जी, बस यूं ही आ गई। समाप्त। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।